राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज फिजिक्स लेक्चरर नीरज कुमार चौधरी। सो प्रीवियस लेक्चर जो आपका था, उस प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या कंप्लीट किया था? कंपाउंड पेंडुलम को क्या किया था? कंप्लीट किया था। ठीक है, जो अपने पास में कंपाउंड पेंडुलम था उसको अपन ने क्या किया था? कंप्लीट किया था। ठीक, और उससे पहले जो अपने पास में क्लास लगी थी उसमें अपन ने किसको कंप्लीट किया था? सिंपल पेंडुलम को। अब आपका जो अगला टॉपिक होता है, जो कि अपन पढ़ रहे थे एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम, तो इसके अंदर जो आपका अगला टॉपिक आता है दैट इज स्प्रिंग। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग एक बहुत ही मतलब ये बताया जाता है कि ये कहूँ आपको बताया तो क्या जाए, ये कहूँ कि स्प्रिंग जो है एक बहुत ही यूजफुल एग्जाम्पल होता है एसएचएम का, क्योंकि वो नेचुरली फेनोमेना में हमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैसे? जैसे मान लो अगर हमारे पास में कोई बॉन्ड है, ठीक है, H2O का बॉन्ड है। H2O अपने पास में होता है ना केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं उसकी बॉन्ड की बात करूं, ठीक है, H2O के बॉन्ड की, तो उसमें जो बॉन्ड होता है वो भी स्प्रिंग की तरह क्या करता है? जब उसकी टेम्परेचर आप हाई कर दोगे ना तो वो भी स्प्रिंग की तरह लचीलापन दिखाता है। मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज अपने पास में जो मोशन करती हैं वो लगभग स्प्रिंग की तरह ही करती हैं। इसीलिए हम ज़्यादातर जो अपने पास में मोशंस होते हैं उनको अपन किसके तुल्य मान लेते हैं या किसके कंपेयर कर लेते हैं? स्प्रिंग के साथ ही कंपेयर करते हैं। दैट्स वाई जो स्प्रिंग वाला जो केस होता है वो एक इंपॉर्टेंट केस बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास में यही अपन स्टडी करेंगे आज। तो ध्यान देना, इसमें आज जो आज का अपना टॉपिक आएगा उसका नाम है मोशन ऑफ द मास अटैच टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। सबसे पहले तो अपन हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हॉरिजॉन्टल की। उसके बाद में किसकी स्टडी करेंगे? फिर उसके बाद फिर करेंगे वर्टिकल की। दोनों ही केस में मैं बात करूंगा। तो मोशन ऑफ अ मास attached to a horizontal spring। ठीक है, जो मोशन है मास का वो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ में किस तरीके से है उसके बारे में अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको लिखूं तो ये बोला जा सकता है क्षैतिज तल में, ठीक है, एक मिनट, अरे यार, क्षैतिज तल में स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति। ठीक है, इस टॉपिक को अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अब देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा माइंड में बिठा देता हूं कि भाई ये किस तरीके से अपने पास में बताया जाएगा, किस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो देखना एक बार। ठीक है, एक बार ध्यान देना इसमें। चलो, अब देखो डायग्राम के हिसाब से अगर मैं इसको बनाऊं तो इसका डायग्राम कैसा होगा? मान लेते हैं ये अपने पास में कोई भी एक वॉल है, ठीक है, और इस वॉल के साथ में एक स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ में अपने पास में एक मतलब स्मॉल मास अपने पास में m है। ठीक है, और ये अपने पास में क्या लगा हुआ है? जुड़ा हुआ है अपने पास में। कोई एक मास अपन ने लगा दिया इस स्प्रिंग के साथ में। अभी ये अपनी किस पर है? मीन पोजीशन पर है। यहाँ से मीन पोजीशन मतलब बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है इस तरीके से। ये जो पोजीशन है इसकी, ये बिल्कुल मेन पोजीशन है, मतलब x0 यहाँ से पोजीशन है, यहाँ से ये ओरिजिन है 0 और ये x0 अपने पास में क्या है? पोजीशन। ठीक है, तो ध्यान रखना है अपने को। अब मैंने क्या किया? इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? इसका मैं अनदर डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना। डिस्प्लेस करने का मतलब है आपकी स्प्रिंग अब खिंच जाएगी थोड़ी सी। ये मास यहां पहुंचा, ठीक है।
ये मास अपना जो मास है वो कहाँ पहुँच गया है, थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया और ये अपने पास में कहाँ आ गया, आगे की तरफ। तो इधर ध्यान देना, ये x0 था, अभी मैं मान लेता हूँ यहाँ आ गया, ये पोजीशन कितनी हो गई, x हो गई अपने पास में। ठीक है, मतलब इतना चेंज आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज है इसमें। ठीक, तो ये अपने पास में चेंज आ गया। तो एक बार बताओ ये डिस्टेंस कितना हुआ। लो फर्दर फॉर एन एग्जांपल, फॉर सिंप्लिसिटी अपने इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं डायग्राम को। तो सिंप्लिसिटी के लिए तुम एक काम करो, इसको x0 ना मान के इसको ओरिजिन ले लेते हैं अपन, ठीक है, जिससे क्या है और सिंपल हो जाएगा, ये समझना आसान होगा। ये ओरिजिन है आपका, ठीक है, ये ओरिजिन आ गया अपने पास में, ये ओरिजिन ना रख के मैंने इसको ओरिजिन ले लिया। इससे क्या होगा कि अपने पास में जो डेरिवेशन होगा वो और थोड़ा सा सिंपल लेवल पे आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फर्दर चलूँ इसमें आगे, तो ध्यान देना इधर अपने पास में ये x तक गया है, 0 से x तक अपन ने क्या किया, इसको मूवमेंट कराया। तो एक बार बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उतना ही तो फोर्स जनरेट होता है। मैंने पहले ही बताया था, जो आपका प्रत्यानयन बल जो होता है, रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है, वो इसी के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑन स्प्रिंग, F बराबर कितना होगा, -kx। ठीक है, F बराबर कितना आएगा, -kx। जहां पर जो k होता है ना अपने पास में, यहां पर जो k होता है, ये k कितना होता है अपने पास में, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग नियतांक। क्या बोला जाता है, स्प्रिंग नियतांक। अब ये जो स्प्रिंग नियतांक होता है ना, इसकी वैल्यू डिफर करती है मटेरियल के ऊपर, कि आपकी स्प्रिंग बनी किस मटेरियल से। ठीक है, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने, अगर मैं बात करूं, एक पेन आया, ठीक है, 5-10 रुपए का आप पेन लेके आना, वो वाले पेन नहीं आते, वो पीछे से ऐसे निप करते हैं अपन, ठीक है, उसमें स्प्रिंग्स होती है छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी सी इसमें स्प्रिंग लगी हुई आती है अपने पास में। ठीक है, आपने ध्यान दिया हो तो उन स्प्रिंग्स में ध्यान देना, वो बहुत ही मतलब पतली होती हैं और उनका जो लचीलापन होता है ना वो ज़्यादा होता है, उनका जो लचीलापन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो उस पर ही डिपेंड करता है कि आप उसका जो लचीलापन है स्प्रिंग का वो कितना हो रहा है, और वो मटेरियल किससे बनी हुई है। तो ये के की वैल्यू वहाँ से डिसाइड होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूँ, तो आपने ट्रेन खड़ी हुई तो देखी होगी, चलती हुई में तो चलो ट्रेन नहीं दिखाई देगा। अगर मैं खड़ी हुई ट्रेन की बात करूँ, तो जो अपने पास में सस्पेंशंस लगे हुए होते हैं ट्रेन के, तो आपने ध्यान दिया हो तो खड़ी ट्रेन में ना ऐसे मोटी मोटी स्प्रिंग्स लगी रहती है टायर के पास में, काफ़ी मोटी मोटी होती है। क्या उसको दबा पाना अपने बस की बात है क्या? अपने बस की बात नहीं है उसको दबा पाना। अपन जो पेन वाली स्प्रिंग आती है ना उसको तो दबा लेंगे आराम से, इतना आराम से वो ऑसिलेट कर जाएगी, लेकिन उसको ऑसिलेट कराना, वो कोई ट्रेन का वजन ही उसको ऑसिलेट करवा सकता है, अपने बस की बात नहीं। तो वहां पर के की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे के की वैल्यू अलग होगी। तो ये जो अपने पास में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग नियतांक होता है, ये मटेरियल पर और उसके लचीलेपन पर, ठीक है, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल किस पे बना हुआ है। तो ध्यान रखना F बराबर कितना आएगा अपने पास में -kx, और ये तो अपने में पता है इसको क्या बोलते हैं अपन, ये हुक्स लॉ होता है आपका। ठीक है, हुक्स लॉ बोलते हैं इसको, हुक्स का नियम। तो ये समीकरण कौन सा हो गया आपके पास में 1। आई होप सो यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो ये तो मैंने पहले ही बताया कि जितना डिस्प्लेसमेंट दोगे उतना ही फोर्स उसके अंदर जनरेट होता है। ठीक है, तो न्यूटन के नियम अनुसार, न्यूटन के नियम अनुसार ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, F बराबर कितना होता है, m d2x ओवर dt स्क्वायर। F बराबर कितना हो जाएगा, m d2x ओवर dt स्क्वायर। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो m
d2x ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में, देखना एक बार, माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, यहाँ पर d2x ओवर डी टी स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो d2x ओवर डी टी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, k बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। ये काहे की इक्वेशन आ गई भाई, ये तो फिर से वही, तभी तो ये एग्जाम्पल है SHM का। ये एग्जाम्पल क्यों है SHM का, क्योंकि वही इक्वेशन दोबारा बन गई ना अपने पास में, आ गया वो इक्वेशन वही दोबारा जनरेट हो गई है आपके पास में, ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण सरल आवर्त गति के समान अवकल समीकरण है, ठीक है। above equation is the differential equation of is like differential equation, ठीक है, is like a differential equation of SHM, ठीक है। तो on comparing, ठीक है, तुलना करने पर तो ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k बाई एम, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट k बाई एम। देखो सिंपली अगर देखा जाए ना, SHM की बात करते हैं तो अपन ने जितना भी अपन SHM को स्टडी करते हैं ना, वो तो फर्दर है कि भाई आपके एग्जाम्पल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल्स के ऊपर k की वैल्यू अपने पास में, वो k क्या, ये ओमेगा नॉट की वैल्यूज जो होती हैं अपने पास में। यहाँ पर देखो, जब मैंने सिंपल पेंडुलम पढ़ाया, आपको कंपाउंड पेंडुलम पढ़ाया, डिफरेंट वैल्यूज थी फ्रीक्वेंसी की, कहीं पे g पे डिपेंड कर रही थी, कहीं पे कैपिटल L पे डिपेंड कर रही है, कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर एक जनरल केस की बात करूँ ना, जनरल अगर अपन किसी भी केस की बात करते हैं तो वो स्प्रिंग के लिए ही पढ़ा जाता है, क्योंकि स्प्रिंग जो ऐसा एक अपने पास में ऑब्जेक्ट होता है या फिर इस तरीके का फेनोमेना होता है स्प्रिंग का, कि वो नेचुरली कहीं भी पाया जा सकता है, ठीक है। उसका जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो कहीं भी मिल सकता है अपने पास में। तो ये कितना हो गया, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट k बाई एम। तो ये एक बहुत जनरल फॉर्मूला होता है। ये क्या चीज़ है आपके पास में, ये क्या चीज़ है, ये है आवृत्ति, ठीक है। ये क्या है आपके, आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट हो गया अपने पास में। अब आता है आपके पास में क्या, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ठीक है। तो जैसे ही टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, आवर्तकाल आ गया इसका। तो ये स्प्रिंग का मोशन था आपका, ठीक है। अपन ने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, अपन ने आवर्तकाल भी निकाल लिया। एक जनरल इक्वेशन, देखो जब भी इस तरीके की इक्वेशन बनती है ना अपने पास में, तो अपने को पता लग जाता है कि भाई कौन सी इक्वेशन होगी, SHM की, या SHM की इक्वेशंस होती हैं सारी। इस तरीके की फॉर्म जितनी भी जहाँ भी दिखेंगी ना आपको, जहाँ भी, मैं कह रहा हूँ एक इसी प्रोसेस में नहीं, मैथमेटिक्स में पढ़ लेना, चाहे कहीं भी पढ़ लेना, अगर कोई भी फिनोमेना आपका इस इक्वेशन के द्वारा ड्राइव हो रहा है, वो इक्वेशन को इंक्लूड कर रहा है इसको, तो समझ लेना वहाँ पर SHM हो रहा है, वहाँ पे सरल आवर्त गति हो रही है, या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंपल हार्मोनिक मोशन वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये अपने पास में किसका केस था, ये केस आया आपका किसका, हॉरिजॉन्टल वाले का, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल का है, आप इसको उतारो, फिर अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्टिकल के बारे में, फिर अपन स्टडी करेंगे किसकी, वर्टिकल की।
चलो अब वर्टिकल स्प्रिंग के अपने प्रोसीड करते हैं आगे। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया था अपना कंप्लीट, किसका, हॉरिजॉन्टल का। अब मैं वर्टिकल की बात कर लेता हूँ। तो ये अपना टॉपिक आएगा। देखो स्प्रिंग के कई केस आएंगे। मोशन ऑफ अ मास attached to a vertical spring। ठीक है, इस बार अपन किसकी बात करेंगे, वर्टिकल की। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति। ठीक है, ये इसमें से, हाँ रुको एक मिनट, हाँ अब ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, टॉपिक का नाम है ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका। डायग्राम में क्या चेंज होगा, मैंने माना जैसे मान लो इस पर कोई एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, इस स्प्रिंग की जो लेंथ है अपने पास में, ये कैपिटल स्मॉल एल ले लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल एल, अभी मास नहीं लटकाया मैंने इसके ऊपर, सिर्फ स्प्रिंग को ही लटका रखा है। तो ये स्प्रिंग है अपने पास में। ठीक है, इसको और मैं थोड़ा सा आपको क्लियर बना देता हूँ। ठीक है, ये कितनी लेंथ की है अपने पास में, स्मॉल लेंथ की एक स्प्रिंग है। मैंने क्या किया, इस पे एक द्रव्यमान क्या किया, जोड़ दिया नीचे की साइड। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल की बात कर रहे हैं ना अपन। तो एक बार बताओ, जैसे ही मैं इसके ऊपर एक द्रव्यमान जोड़ूंगा, ये हल्की सी क्या हो जाएगी, खिसक जाएगी, ये m। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि कितनी खिसक गई भाई, यहां से लेके यहां तक की लेंथ तो कितनी थी, ये लेंथ तो पहले l ही थी। ये देखो इसके बराबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक की लेंथ में तो कोई फर्क नहीं आएगा। यहां तक पे, यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो देखो ये भी सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क आएगा ही नहीं। ठीक है, ये पूरी लेंथ वहां तक है, ध्यान रखना। मैं और ऊपर तक खींच देता हूँ इसको, ये लेंथ ऊपर तक की है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक की है। तो ये अपने पास में एल ही थी। मैं मान लेता हूँ कितना चेंज आया, हल्का सा चेंज हुआ इसके अंदर यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस चेंज हुआ ये कितना हो गया, वाई नॉट। पहले एक्स मान लिया था, वो एक्स एक्सिस की बात कर ली थी, अब वाई के में ले रहे हैं तो वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो वाई नॉट ले लिया, वो आपके ऊपर, नोटेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स लो वाई लो जो भी आपके ऊपर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। ठीक है, स्थायी जो अपने पास में पोजीशन है उधर है, अभी इसके अंदर कोई भी ऑसिलेशन कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने क्या किया, एम मास को यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दिया और कुछ भी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, बस लगा दिया। अब मैंने क्या किया, इस एम मास को हल्का सा खींचा नीचे की साइड, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा खींचूंगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये जो अपने पास में स्प्रिंग है ना, एक मिनट, इसको मैं और आगे प्रोसीड कर देता हूँ। ये यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन दिया इसको हल्का सा। ठीक है, और विस्थापन देने के बाद में ये थोड़ा सा नीचे की साइड आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो पहले तो एक बार बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ तो कितनी थी, ये वाली, ये तो एल ही रहेगी। ये कितनी थी, ये वाई नॉट थी, और ये कितनी हो गई है अपने पास में, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया ये अपने पास में। पहले यहाँ था, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और बढ़ गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, वाई। तो अपने पास में ना 3 आ गई, एल, वाई नॉट और वाई। ठीक है, ये चीज़ आ गई अपने पास में। तो ये है आपका किसका डायग्राम, वर्टिकल स्प्रिंग का। ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग जो जिससे अपने पास में क्या है, जो द्रव्यमान कोई भी जुड़ा हुआ है उसकी गति के बारे में अपन क्या करेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलो अब एक बात बताओ,
जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, यहाँ की बात करूँ मैं, इसकी बात करूँ, तो इस पे फोर्स कौन कौन से लगेंगे? इधर तो लगेगा कौन सा? mg, ठीक है। और अगर मैं ऊपर की बात करूँ, यहाँ पर इसमें पूरी स्प्रिंग में, तो ये बताओ कितना फोर्स लगेगा? KY0 लगेगा नहीं लगेगा? एक बार बताओ, जैसे ही आपने इसमें मास को इस पे अटैच करोगे, ये हल्का सा डिस्प्लेस होगा। कितना डिस्प्लेस हुआ? Y0। उतना ही रिस्टोर इसमें फोर्स हो जाएगा, होगा नहीं होगा भाई? इतना डिस्प्लेस हुआ उतना ही रिस्टोर हो जाएगा। स्प्रिंग का तो यही काम है, जितना आप डिस्प्लेसमेंट दोगे वो उतना ही रिस्टोर कर लेगा फोर्स को। तो वापस से देखो रिस्टोर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये बताओ, यहाँ से इसको देखो, ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? mg के, ठीक है। तो KY0 ये बराबर किसके होना चाहिए? mg के। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? mg/y0। पहला समीकरण फिर से समझा रहा हूँ, ये मास अटैच किया, इससे फोर्स लग रहा है नीचे की साइड mg, ऊपर कितना लग रहा है? KY0। तो दोनों फोर्स क्या करेंगे? आपस में बैलेंस करेंगे, क्योंकि जितना mg नीचे खींचेगा उतना ही रिस्टोर हो जाएगा उसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यही तो बताया था अभी पिछले वाले केस में भी, ठीक है। तो ये तो अपना समीकरण निकल गया यहाँ से पहला कि भाई KY0 किसके बराबर आएगा अपने पास में? mg के। और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या कितना? mg/y0, ये अपने पास में वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मैं अगर आगे बात करूं, इधर ध्यान देना, अब इस पे फोर्स कितना लगेगा? नीचे की साइड में, तो नीचे की साइड तो अभी भी mg लग रहा है, ठीक है। यहां पर तो अपने पास में अभी भी कितना लग रहा है? mg लग रहा है। क्या यहां पर कितना लगेगा? यहां पर इस बार ये फोर्स चेंज हो जाएगा, ये कितना होगा? KY+y0। कितना होगा आपकी बार ये ऊपर की साइड फोर्स? क्योंकि देखो y0 तो खिसका हुआ है ही पहले से मीन पोजीशन से, और कितना खिसक जाएगा? यहाँ पर जो अपने पास में फोर्स लगेगा ना अब की बार, वो कितना लगेगा? KY+y0, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको इस स्थिति में बांट देता हूँ, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने पास में ये समीकरण निकला है ना, एक मिनट, इसको और मैं क्लियरली समझा देता हूँ। स्थिति सेकंड से, फ्रॉम केस 2, ठीक है। ये अपने पास में पहले केस 2 से बात बनी। अब अगर केस 3 की बात करूं मैं, स्थिति थर्ड से, तो F बराबर कितना होगा? -k y+y0, ठीक है। -k y, जो अपने पास में फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? -k y+y0। ये रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर जनरेट होगा। नीचे कितना लग रहा है? Fg, वो सॉरी mg। अब एक बार बताओ, स्प्रिंग को तो अपन ने खींच दिया, ठीक है। यहां पर कितना लग रहा था? KY0। यहां पे कितना लग रहा है? KY+y0। क्या दोनों फोर्स बराबर हैं? क्या दोनों फोर्स बराबर हैं? नहीं, चेंज तो हुआ है फोर्स में कुछ ना कुछ। देखो पहले सिर्फ k × y0 था, सिर्फ k × y0 किसके बराबर था? mg के। लेकिन अब की बार k में y भी कुछ आ रहा है, इसका मतलब फोर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। फोर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं अपने पास में। देख लो आप, यहां पर अपने पास में कितना लगेगा? k, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पहले से? y0 भी हुआ, फिर कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? y भी हो गया। तो भैया रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है इस पे? ठीक है, इस पे अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं तो वो कितना लग रहा है? देखो रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, परिणामी बल, ठीक है। देखो यहां तो फोर्स बैलेंस हो गया था क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन में है क्या? यहाँ इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, तो फोर्स बराबर आपका हो भी नहीं सकता। अब यहाँ पर आपका फोर्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कितना? ये देखो, ये मैंने F डैश कर दिया इसको, ये कितना होगा? F माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में? ये F माइनस अपने पास में कितना आ रहा था ये, ठीक है। ये फोर्स कितना है अपने पास में? KY+y0, ये इतना हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, देखो F डैश कितनी वैल्यू आएगी अपने पास में भाई? नीचे कितना लग रहा है? mg, नीचे की साइड तो कितना लग रहा है? mg। ऊपर कितना लग रहा है अपने पास में? ये वाला फोर्स -k y+y0। अरे अपन क्या करते हैं,
इसको इस तरीके से समझो, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है। कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है नीचे F1, ऊपर लग रहा है F2। अब ये F1 और F2 दोनों बराबर नहीं है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर? F1 प्लस F2। अब अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, डायरेक्शन अगर सेम होती है तो प्लस हो जाएगा। वही चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में अब F1 बराबर F2 के नहीं रहा है, यहाँ चेंज हो गई ना वैल्यू अपने पास में। यहाँ तो बराबर था क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, इक्विलिब्रियम में नहीं है अब, तो फोर्स चेंज होगा आपका। ठीक है, तो ये F कितना हो गया अपने पास में? mg माइनस के इंटू वाई प्लस वाई नॉट, ये वैल्यू आ गई अपने पास में। तो ये F डैश कितना आ रहा है अपने पास में? अच्छा, ये mg की वैल्यू देखो कितनी रखी हुई है, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको दूसरा दे दो, इसको दूसरा दे दो, क्योंकि उसको भी जरूरत होगी अपने पास में। ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसको दे दिया अपन ने तीसरा समीकरण। तो समीकरण 1 व 3 से F डैश कितना होगा? F डैश की वैल्यू कितनी होगी? mg बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में? ky नॉट। ठीक है, mg बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में? ky नॉट, और ये कितना आ जाएगा? माइनस के k इंटू वाई प्लस वाई नॉट। ठीक है, तो ये F डैश कितना हो जाएगा? ky नॉट माइनस के ky माइनस के ky नॉट। ठीक है, F डैश की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के ky। इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा ना आपके पास में, परिणामी जो बल लगेगा इस स्थिति में, स्थिति ये जो तीसरी है अपने पास में, ठीक है, जो केस थर्ड है अपने पास में, इस केस थर्ड से परिणामी जो बल होगा, मतलब जो अब मैं आपको बता रहा था ना, जो चेंज होगा फोर्स, वो किससे चेंज होगा? ऑब्वियस ही बात है इसी से, क्योंकि देखो सीधी बात बताऊँ, ये अपने को वैसे भी दिख रहा है, के वाई नॉट एम जी के बराबर था, के वाई नॉट बराबर एम जी के ही था, तो यहाँ पे भी के वाई नॉट किसके बराबर रहेगा? एम जी के। एक एडिशनल फोर्स आ जाएगा माइनस के वाई, बस ये के वाई नॉट तो पहले भी बराबर था एम जी के, यहाँ पे भी बराबर एम जी के, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा कितना? माइनस के वाई, जो इसको क्या करवाएगा? ऑसिलेट करवाएगा, दोलन करवाएगा। ठीक है, जो इसमें क्या करवाएगा अपने पास में? दोलन करवाएगा, ऑसिलेशन करवाएगा। ठीक है, तो अपने पास में ऐसे लिख सकते हैं, उपरोक्त समीकरण प्रत्यानयन बल का कार्य करेगा। ठीक है, अबाव इक्वेशन वर्क एज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, किसकी तरह काम करेगा? ये रीस्टोरिंग फोर्स की तरह क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, रीस्टोरिंग किसकी तरह काम करेगा? रीस्टोरिंग फोर्स की तरह अपने पास में क्या करेगा? ये वर्क करेगा। आगे बढ़े, तो अब न्यूटन के नियम अनुसार अपने पास में एफ डैश कितना होना चाहिए था? वही न्यूटन के नियम अनुसार, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। देखो अगर मैं हिंदी में लिख जाऊं ना या इंग्लिश में लिख जाऊं, तो अब तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, मेरे हिसाब से इतनी क्लासेस हो चुकी हैं मेरी कि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे फ्रॉम न्यूटन्स लॉ या समीकरण 1 व 2 से, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अब क्या है कि सेंस बैठ जाता है इतना, तो क्योंकि मेरे लगभग 25 to 26 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर वो वाली अपने क्या है, एक बार बैठ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो न्यूटन के नियम अनुसार अपने पास में एफ कितना होता है? एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी? एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। लेकिन अपने तो वाई में चल रहा है ना, तो एक्स क्यों लेंगे अपन? वाई ले रखा है अपन ने तो ये डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर, अच्छा सॉरी फोर्थ, ये फोर्थ इक्वेशन है। एक काम करो, इसको थर्ड दे दो। ठीक है, थर्ड भी है अपने पास में यार, फोर्थ। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई अपने पास में? फोर्थ। ये इक्वेशन कौन सी आ गई अपने पास में? फिफ्थ। तो समीकरण 4 व 5 से m डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के के वाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये लो ये काई की इक्वेशन है?
ये कई की इक्वेशन है, अभी अभी बता ही देना, SHM की इक्वेशन है। फिर से SHM की इक्वेशन आ गई अपने पास में, ठीक है। इसका मतलब जो ऑसिलेशंस होंगे वो कैसे होंगे, सरल आवर्त गति के होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। वही उपरोक्त समीकरण सरल आवर्त गति का समीकरण है, सरल आवर्त गति का समीकरण है, ठीक है। अबाव इक्वेशन इज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो आगे बढ़े, तुलना करने पर, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, ठीक है। सबसे पहली बात तो आवृत्ति, आवृत्ति कितनी होगी इसकी, तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा अपने पास में, √K/m, वही आ रहा है वापस से, फिर से वही आ गया। मैंने बताया था स्प्रिंग का केस कैसा ही हो यही आएगा। नेचुरल जितने भी अपने फेनोमेना होते हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, जिसमें ऑसिलेशंस हो रहे हैं, मैं ऑसिलेशंस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा, सारी घटनाओं की बात कर रहा हूँ। ऐसी घटनाएं जहाँ पे SHM होता है उन सब में फ्रीक्वेंसी लगभग इसी से रिलेट की जाती है, स्प्रिंग से, और वो हमेशा कितनी आएगी, √K/m। अब चाहे उसको आप वर्टिकल कर लो, चाहे उसको हॉरिजॉन्टल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्स उतना ही रिस्टोर होगा जितना आप उसमें डिस्प्लेसमेंट दोगे, या जितना उसमें विस्थापन दोगे, प्रत्यानयन बल भी उतना ही उसके अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। समझ गए। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू तो कितनी आ गई, √K/m। आवर्तकाल कितना होगा, ठीक है, टाइम पीरियड, ये क्या थी अपने पास में, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होगा, ये 2π/ω0, ये 2π√m/k, ठीक है, m/k, मतलब t की वैल्यू कितनी होगी, वही आएगी सेम, कोई अलग फर्क नहीं आएगा इसके अंदर। ये आपका क्या होगा, आवर्तकाल, ठीक है। ये आपके पास में कौन सी वैल्यू होगी, आवर्तकाल की। अब ये भी आप उतार लो फटाफट से। देखो समझाने की चीज़ यही थी मेन, तो ये समझ में आ गया, अपने आप इक्वेशन बन जाएगी अब आपकी आगे, ठीक है। अब फटाफट उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। डन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसी में देखना आप आगे। मोशन ऑफ अ स्प्रिंग with two, नहीं, मोशन ऑफ अ स्प्रिंग सस्पेंडेड बाय टू, ठीक है, ये ऐसे आएगा, सस्पेंडेड बाय टू वर्टिकल एंड, मोशन ऑफ a spring suspended by two vertical and, दो अपने पास में वर्टिकल हैं, एंड पैरेलल स्प्रिंग, ठीक है, पैरेलल स्प्रिंग। देखो दोनों में एक ही बात है, कहने का मतलब ये है, देखो, या फिर हाँ हिंदी में लिखूं इसको,
दो ऊर्ध्वाधर, एक मिनट सही तो है ना अपने पास में ये वर्टिकल एंड हाँ ठीक है, ऊर्ध्वाधर तथा समांतर स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति। ठीक है, द्रव्यमान की गति। ठीक है, अब ये अपने को टॉपिक पढ़ना है। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करना। इमेजिन तो क्या करना है, मैं बना रहा हूँ आपके सामने कि ये अपने पास में इस बार दो स्प्रिंग है। एक तो ये स्प्रिंग हो गई और एक ये स्प्रिंग हो गई, और इन दोनों से मिला के अपन ने एक m मास लटका रखा है। ठीक है, इस स्प्रिंग का जो नियतांक है वो k1 है और इस स्प्रिंग का नियतांक कितना है, k2 है। अब एक चीज ध्यान रखना, फोर्स तो डिपेंड k1 k2 पे भी करता है ना। यहाँ पर फोर्स जो होगा अपने पास में वो डिपेंड किस पे करता है, k1 और k2 पे भी करेगा। लेकिन अगर मैं इसको खींचूं, जैसे मैंने इसको अगर खींचा नीचे की साइड में, तो इसका मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा सा नीचे की साइड ले गया, मैं थोड़ा अलग पेन से बता देता हूँ। पहले यहाँ था इस पोजीशन पे, इसको जैसे ही मैंने आगे खींचा, इधर ध्यान देना, ऐसे इस तरीके से इसको नीचे ले आया ये m। तो एक बात बताओ, इधर अपने पास में अभी भी डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में ही बराबर आएगा। डिस्प्लेसमेंट में तो अपने में कोई कमी नहीं होगी, वो तो अभी भी y के बराबर ही ले रखी है मैंने। ठीक है, देखो केस ऐसे भी हो सकता है और केस ऐसे भी बना सकता है, वो दोनों एक ही बात है। दोनों ही स्थिति में आपके पास में जो रिजल्ट होगा ना सेम ही आएगा। ये भी अपने पास में समांतर वाला जो पार्ट आएगा, ये पैरेलल की बात करें, हल्का सा ऐसे खींच दो, ये ऑसिलेशंस होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही एक ही बात है, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो दोनों सेम ही होता है। ठीक है, या तो इस तरीके से अटैच कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे पैरेलल ही लगी हुई है, ये भी पैरेलल ही है। ठीक है, सीरीज का अलग पढ़ाएंगे अभी आगे अपन, और पढ़ेंगे सीरीज का, तो ये अपने पास में है। ठीक है, दोनों ही सेम है। अब एक बार बताओ, इस पे जो फोर्स लगेगा इस स्प्रिंग के ऊपर, मैं मान लेता हूं यहां पर फोर्स लगा आपका F1 और यहां फोर्स लगा कितना, F2। अलग अलग क्यों लगा फोर्स? फोर्स अलग अलग इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना वो अलग अलग है। यहाँ पे सेम मटेरियल की स्प्रिंग नहीं है, अलग अलग मटेरियल की स्प्रिंग है। ठीक है, तो स्प्रिंग नियतांक जो है अपने पास में वो भी क्या रहेगा, अलग अलग ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो इसको ड्राइव कर लेते हैं हम। तो स्प्रिंग पर लगने वाला परिणामी प्रत्यानयन बल, ठीक है, तो स्प्रिंग पर लगने वाला परिणामी प्रत्यानयन बल F बराबर कितना होगा अपने पास में, F1 प्लस F2। भाई टोटल फोर्स कितना लगेगा उस पर, F1 और F2 के इक्वली लगेगा। ठीक है, F1 और किसके बराबर लगेगा, ये F2 के, ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, F1 प्लस F2 के बराबर लगेगा अपने पास में। तो देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, F बराबर, अच्छा यहां पर जो F1 होगा वो कितना होगा, माइनस के K1 बाई, F1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के K1 बाई, एंड F2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के K2 बाई। तो अपने पास में जो F लगेगा टोटल वो कितना हो जाएगा, माइनस के K1 प्लस K2 इंटू वाई। ठीक है, F बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के K वाई, जहाँ K बराबर कितना रहेगा, K1 प्लस K2।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है निकल के, ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि जब भी अपने पास में पैरेलल में स्प्रिंग जोड़ी जाएगी, पैरेलल में जब अपने पास में स्प्रिंग जुड़ी हुई होगी तो वहाँ पे जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपके वो इस तरीके से ऐड होते हैं। अब ये तो मैंने 2 स्प्रिंग की बात करी है, 3 की होगी तो 3 K1 प्लस K2 प्लस K3, 4 की होगी तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, n होगी तो n तक जितनी भी अपने पास में स्प्रिंग कांस्टेंट होंगे उनका सीधा सीधा क्या करना है, अपने को समेशन करना है पैरेलल में। ये समांतर का पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, सीरीज का नहीं, श्रेणी क्रम का नहीं पढ़ाया मैंने अभी। तो ये k हो गया, कितना हो गया, K1 प्लस K2। आगे बढ़े, आगे देखो, न्यूटन के नियम अनुसार, वही न्यूटन के नियम अनुसार न्यूटन के नियम अनुसार F बराबर कितना रहेगा, m d2y ओवर dt स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में एक समीकरण तो ये रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है, और ये सिक्स्थ। तो समीकरण 5 व 6 से m d2y ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ky माइनस ky, और d2y ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। देखा ना, मैंने क्या बोला था आपको, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी केस हो, स्प्रिंग में तो सदा ही यही लॉ फॉलो होगा, स्प्रिंग में हमेशा ही यही इक्वेशन बनेगी अपने पास में। और यहाँ पर भी वापस से अगर आप निकालोगे क्या, आवृत्ति, ठीक है। अब देखो वो तुलना वुलना सब आप, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा उस चीज़ को, ठीक है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कितना होगा अपने पास में, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी तुलना करने पर, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √k/m। इसका मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k कितना था, K1 प्लस K2/m, ठीक है, K1 प्लस K2/m। और अगर मैं किसकी बात करूं, टाइम पीरियड की, आवर्तकाल, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2π/ओमेगा नॉट, ये कितना आ जाएगा, 2π√m/k, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π√m ओवर K1 प्लस K2, ठीक है। चेंजेस बस यही होंगे, k की वैल्यूज़ के चेंजेस होते हैं। जब भी सीरीज और पैरेलल की बात की जाएगी ना, तो सिर्फ यही वैल्यूज़ में क्या होगा, चेंज होगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं मान लो n की बात करूं, n समांतर स्प्रिंग के लिए, n समांतर स्प्रिंग के लिए f कितना रहेगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये m ओवर K1 प्लस K2 प्लस K3, और ये कहाँ तक होगा, Kn, ठीक है। ये K3 और ये कहाँ तक जाएगा, Kn तक। तो इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा नॉट को, ये m ओवर समेशन n 1 2, या फिर n ही लिख दो, ठीक है, या i लिख लो इसको। ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ये m ओवर समेशन i इक्वल्स टू 1 to n और ये k, ठीक है। तो ये अपने पास में रिजल्ट किसका आएगा, n स्प्रिंग्स के लिए, n स्प्रिंग्स के लिए अपने पास में क्या होगा, ये रिजल्ट होगा, ठीक है। और अगर मैं किसकी बात करूं, आवर्तकाल की, ये तो अपने पास से फ्रीक्वेंसी थी, ये तो किसकी बात हो गई, फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, टाइम पीरियड की, आवर्तकाल की, आवर्तकाल तो कितना होगा, 2π/ओमेगा नॉट, इस वैल्यू को रख दो, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2π
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन i बराबर 1 to n, और ये कितना आ जाएगा ki ओवर m। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होगा, टाइम पीरियड, आवर्त। तो ये केस किसके लिए था, जब अपने पास में समांतर स्प्रिंग जोड़ी जाए, ठीक है, वर्टिकल। तो वर्टिकल उसके अंदर अपने पास में जब समांतर स्प्रिंग जोड़ी जाती हैं तो उस केस के अंदर अपने पास में आवर्तकाल कैसे दिया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो सब अपन ने डिस्कस किया। तो इसमें क्या होता है, जितनी स्प्रिंग्स होंगी उसके उतने ही स्प्रिंग नियतांक होंगे अलग अलग, ठीक है, और उन अलग अलग को अपन को अब पैरेलल के अंदर क्या करना होता है, समांतर में सीधा जोड़ना है, k1 + k2 + k3 + k4, ठीक है। यहाँ रिवर्स हो जाता है। अभी आगे और इसका फिजिकल फेनोमेना बताऊंगा जब अपन स्प्रिंग किसके बारे में पढ़ेंगे, जब सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो वहां और फिजिकल फेनोमेना बताऊंगा इसका, ठीक है। तो ये टॉपिक होता है आपका क्या, कंप्लीट। ले देके देखो, हर स्प्रिंग के केस के अंदर मेरे पास में एक ही इक्वेशन आ रही है, सरल आवर्त गति की एक ही इक्वेशन आ रही है, और वो यही है जो कुछ है। और मैंने हर बार बताया कि यही इक्वेशन बनेगी। जब आपके पास में अवकल समीकरण होगा SHM का ऑलवेज सेम आएगा, बस हो सकता है यहाँ वैल्यूज अपने पास में ऊपर नीचे चेंज होंगी, बाकी अवकल समीकरण वही बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वो सेम की सेम रहेगी आपकी, ठीक है। ये अपने पास में n के लिए हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो स्प्रिंग का जो अपने पास में अगला केस बचता है वो कौन सा होता है, सीरीज वाला जो श्रेणी का है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में एक LC ऑसिलेशन जो कि एक मेजर एग्जांपल होता है SHM का, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बिसाइड देन दैट अपन किसके बारे में बात करेंगे, अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि न्यूमेरिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिलहाल सेमेस्टर्स के अंदर, ठीक है। तो उसको भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।